हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो पिछले 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में पैट एग्जाम हुई थी। राइट। सो क्लास 8 का इंग्लिश मीडियम का पेपर मेरे पास है। देख सकते हैं आप यहाँ पे समेटिव इवेल्युएशन, जिसे हम पैट एग्जाम भी बोलते हैं, पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट। तो इस इस पेपर में के कुछ प्रॉब्लम्स मैं आज लेने वाला हूँ। हालांकि ये पेपर बहुत इजी था, मगर कुछ प्रॉब्लम में बच्चों को दिक्कत थी, तो वही प्रॉब्लम्स आज हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र पुणे 30, और ये स्टार्स प्रोजेक्ट के अंदर ये असेसमेंट टेस्ट अरेंज की गई थी, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो 10 मार्क्स के लिए ओरल एग्जामिनेशन थी। अब हम रिटर्न का देखेंगे, और रिटर्न में जो सेकंड प्रॉब्लम है बहुत इजी था, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर बेस्ड था। जैसे कि ये यहाँ पे नंबर दिया गया है, वो हमें वर्ड्स में लिखना है, और कुछ वर्ड में दिया गया है वो हमें डिजिट में लिखना है। देन राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म के फॉर्म में लिखना है। देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और बाद में उसी बेसिक ऑपरेशंस पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थे। तो ये प्रॉब्लम 2 टोटल हम थोड़ा सा स्किप करने वाले हैं, और अब कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जो थे वो प्रॉब्लम नंबर 3 से शुरू होते हैं, और उसमें के कुछ प्रॉब्लम आज हम लेने वाले हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में एक नंबर लाइन दी जा चुकी है, और इसमें देख सकते हैं आप जीरो के बाद 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट किए हैं 1 यूनिट के। तो अपॉन 4 कोई भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 4 होता है, तो वो कॉन्सेप्ट है। और फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर लाइन एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। कोई कोई प्रॉब्लम में रॉन्ग या फॉल्स स्टेटमेंट चूज करने हैं, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, और बस उस करेक्ट स्टेटमेंट का यहाँ पे नंबर लिखना है, कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं है। तो देखते हैं एक एक स्टेटमेंट हम जांचेंगे। द पॉइंट बी इंडिकेट्स रैशनल नंबर 2.5। देखिए, अब पहले देखते हैं बी कहाँ पे। बी यहाँ पे, राइट, वो जीरो के लेफ्ट को है, मतलब ये निगेटिव नंबर इंडिकेट करता होगा। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हमें जो करेक्ट है वो ढूंढना है। द नंबर 1 and 1/4 इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंट सी। मतलब एक के बाद सिर्फ एक यहाँ पे होना चाहिए था, वो पॉइंट सी, मगर नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। द पॉइंट डी इंडिकेट द रैशनल नंबर 2 and 3/4। मतलब जो कंप्लीट पॉजिटिव 2 जो है, ये यहाँ से अगर 3 पार्ट्स के बाद डी आता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 1 2 3, इसका मतलब है ये 2 and 1 2 3 ऑफ 4। राइट। सो ये नंबर जो है 1 2 3, ये वाला, ये नंबर इंडिकेट करता है 2 and 3rd 4th। राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू कौन सा है। तो पहले को देखिए, ये तो नेगेटिव वाला नंबर है, और जिसका डिनोमिनेटर 8 है, इसका 4 है, ये भी नेगेटिव है हालांकि, मगर इसको 8 करेंगे तो ऊपर 18 आ जाएगा। राइट। सो ऊपर 18 आएगा, तो -25 कैसा बड़ा हुआ नेगेटिव वाला, तो वो छोटा होना चाहिए था, तो इसलिए फॉल्स है। बाकी का हम चेक ही नहीं करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो छोटा होता है, ये आम बात है। मगर तीनों फ्रैक्शन का अगर हम इसको सेम कर लेंगे तो कौन सा नंबर बढ़ाएगा देखते हैं। सो इसको हम क्या करेंगे, 20 20 30, इसको 30 करेंगे। शायद 30 करने के बाद ये हो जाएगा 20/30। राइट। और इसको 30 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीनिंग 30 और ये 6। तो ठीक है, ये तो बड़ा है ही। और इसको 30 करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई, सॉरी, 40 40 50 60 100। तो इन दोनों में ये राइट वाला ही बड़ा है।
अब इसका और इसका हम चेक करेंगे। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ऊपर वाला भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, 3/12 हुआ ये, और ये 8/12। इसका मतलब है ये ही छोटा है, ये इससे थोड़ा बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है, तो हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। फिर भी देख लेते हैं 3 और 4 क्या कहते हैं। तो ये 4/5 है, ये इसका इक्विवेलेंट है, राइट। 4 4 जा 4 5 20 इक्विवेलेंट है, मगर ये है क्या इक्विवेलेंट? इसको हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, 3 5 3 4 12, 3 5 15। ओके, देन 4/5 ये भी करेक्ट है। देन 4 4 16, 5 4 20 ये भी बराबर है। मतलब मुझे लगता है यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए, हालांकि दोनों ही मुझे और अगर हम इसको कुछ करेंगे तो 3 नहीं, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। ये रिलेशन हमने इसका और इसका देखा, फिर इसका और इसका देखा, तो इन दोनों का रिलेशन चेक ही नहीं किया। अगर चेक करेंगे तो ये जो यहाँ पे जो कुछ दिया गया है वो फाल्स डिक्लेयर होगा। तो स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है। थोड़ा सा ट्रिकी है, मगर हमें सही ऑप्शन ही लिखना है। देन फाइंड एनी वन नंबर बिटवीन गिवन रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स के बिटवीन कौन सा भी एक नंबर लिखना है, राइट। तो एक नंबर लिखने के लिए हम इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। जैसे कि इसको हम 8/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16/40। और दूसरा जो है इसको हम 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 25/40। ओके, इसको हमने ऐसा लिखा और इसको ऐसा लिखा, और इन दोनों में कौन सा भी एक नंबर आप लिख सकते हो, जैसे कि 17/40, राइट। तो कौन सा भी लिखने का है, फाइंड एनी वन नंबर, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। 3 मार्क के लिए सवाल था। देन हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स। तो हमें एक पता है, अभी ये नंबर यहाँ पे कौन सी दिए ये मैटर नहीं करेगा। ये नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स है, और कौन से भी दो रैशनल नंबर हुए तो उसके बीच में बिटवीन दोज टू रैशनल नंबर्स वी हैव इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट है, दूसरे का हमें देखना ही नहीं है, राइट। देन ये पैरेलल लाइंस पर बेस्ड प्रॉब्लम था। जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं वो कुछ आगे है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है ये हमें देखना है, जिसमें कि ये I और J ये लाइंस पैरेलल है, और ये L लाइन उनकी ट्रांसवर्सल है। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल D एंड H, एंगल D एंड H को देखेंगे हम, D एंड H, यस ये फॉल्स नहीं है। पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट होने चाहिए और इंटीरियर होने चाहिए। सो C और E को चेक करेंगे हम, C और E, राइट, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बी एंड एफ को चेक करेंगे, बी एंड एफ नहीं, एफ ये एक्सटीरियर है, इसका मतलब है फॉल्स स्टेटमेंट नंबर 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। देन in the figure line M parallel line N and line P is the transversal, then find the value of x। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो एंगल दिया गया है वो 2x है, उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। और जैसे कि M और N पैरेलल है और P उनकी ट्रांसवर्सल है, तो ये 2x वाला एंगल जो कि इसके बराबर है 2x एंड x + 50 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो 2x is equal to x plus 50, मीनिंग ये x यहाँ पे आएगा जो निगेटिव होगा। सो 2x minus x is equal to 50, मीनिंग x is equal to 50। सो 50 वाला ऑप्शन मतलब नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। देन in the following figure line P parallel line Q, okay, P and Q are parallel, T and S are the transversal, then find the value of x minus y। x minus y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए x minus y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितना आएगा भाई, मान लीजिए यहाँ पे एंगल A है, और देन होल्ड ऑन अ सेकंड, ये दोनों पैरेलल है y, और यहाँ पे हम B लेंगे, ठीक है। सो पहले हम लिखेंगे 3 मार्क के लिए थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। लेट्स टेक
angle A and angle B as shown in the figure. ठीक है, तो अब देखिए 45 प्लस ये क्या हो जाएगा, 45 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन सिंपल होगा, ये लीनियर पेड एंगल्स है, सो ए का मतलब होगा 180 माइनस 45, सो ए आ जाएगा 180 माइनस 45 होता है 135 डिग्री। ये ए का मेजर है, हालांकि ए का निकालना नहीं था हमें, बट ए और एक्स क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, सो ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 135, सो एक्स का मेजर आ चुका है 135। इसी तरह से हम y का मेजर निकाल सकते हैं 75 एंड b, सो एंगल b इज इक्वल टू 75 है, सिंपल रीजन है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो इनका मेजर इक्वली होगा। अब b और y का मेजर 180 होगा क्योंकि इंटीरियर एंगल्स है, राइट, सो एंगल y प्लस एंगल b इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट implies angle y is equal to 180 minus angle b, so angle y आ जाएगा दोस्तों 180 माइनस b का मेजर जो है वो 75 डिग्री है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 75 डिग्री, सो ये हमें एंगल y की वैल्यू देगा, वो होगी 105 डिग्री। सो एंगल x और y आ चुके हैं, 1 मार्क के लिए वो होगा, सो x माइनस y, ये पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा, सो x माइनस y मीन्स 135 माइनस 105 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। 3 मार्क के लिए डिस्क्रिप्टिव लिखना था। okay. Then next problem, express the following number in the index form, seventh root of a fourth power of 21। तो सिंपल है, 21 को हमने इंडेक्सेस के फॉर्म में लिखना है जिसका रूट होगा 7 और पावर होगा 20, सॉरी फोर्थ, सो 4 अपॉन 7, ओके, 21 रेस टू 4 अपॉन 7। देन इसको हम सॉल्व करेंगे, बस एक ही क्या मतलब है, मेरा मतलब है एक ही डिजिट में आंसर लिखना, एक मार्क के लिए है। सो कौन से ही नॉन जीरो नंबर का इंडेक्स अगर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, देन उसके बाद 4 का पावर 1 हुआ तो उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, और फिर से कौन से ही नॉन जीरो नंबर का इंडेक्स अगर जीरो रहा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, सो 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6, तो यहाँ पे लिखना है 6। यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आंसर लिखना था आपको। देन आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, आइडेंटिफाई करना है। सेवेंथ रूट ऑफ 6 पावर ऑफ 81, क्या सेवेंथ रूट मतलब रूट नीचे आना चाहिए एंड 6 पावर पावर ऊपर आनी चाहिए इंडेक्स फॉर्म में, और बेस होगा 81, तो ये करेक्ट है, हमें फास्ट ढूंढना है। द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेवर नेगेटिव, दैट्स ट्रू, कौन से ही नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होता नहीं है जब तक कि हम रियल नंबर पढ़ेंगे वहां तक, ओके। एवरी पॉजिटिव नंबर हैज ओनली वन स्क्वायर रूट, ये गलत है, एवरी पॉजिटिव नंबर हैज ओनली वन स्क्वायर रूट, नहीं ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि 64 एक नंबर है और इसको स्क्वायर रूट में हम रखेंगे तो इसका मतलब होता है प्लस और माइनस 8, मीनिंग प्लस का भी 8 और माइनस का भी 8, मतलब 64 का जो रूट होता है वो हालांकि एक नहीं होता, वो प्लस भी होता है और माइनस वाला भी होता है, तो ये गलत है, मतलब गलत ही ढूंढना था हमें, तो ये करेक्ट है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, सो वी हैव ऑप्शन 3 करेक्ट हियर। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, 3 मार्क के लिए दिया गया है। इन ट्रायंगल एबीसी, पहले ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे हम, मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है। इन ट्रायंगल एबीसी, बीसी का मतलब है जो बीसी है, पहले तो मैं यहाँ पे बीसी ऐसा लिखूंगा, बीसी, हाँ, बीसी का क्या मतलब है, BC is equal to p square minus, ओके, p square minus 2p plus 4 है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे a, और ये हाइट है ऐसा बोलेंगे, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल
112 स्क्वायर सेंटीमीटर है। हाइट ऑन द बेस BC, अब यहाँ दूसरी लाइन में हमें बताया गया है कि बेस कौन सा है, BC, और जो हाइट निकाली है इज P+1, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ही लेंगे इसे, तो ये होगा हमारा P+2। ये एक A से B ये हाइट होगी और ये बेस BC है, तो इसका एरिया है 112 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन फाइंड द हाइट, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके हमें हाइट सॉरी इस हाइट की लेंथ निकालनी है। तो बहुत इजी सवाल है। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिया गया है 112, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मतलब क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 112, और ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पे B इंटू H, और B का मतलब है P² माइनस 2P प्लस 4। B यानी BC और BC है P² माइनस 2P प्लस 4 इंटू H माने हाइट है वो है AB, और AB है P+2 इक्वल्स टू 112 टाइम्स 2। ये न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर का 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला गया। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो P 2 2 4, ओके, सो P² टाइम्स P होता है P का क्यूब, देन P² इंटू 2 हो जाएगा +2 P², देन -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 P² माइनस 2P इंटू P क्या हुआ, -2P², देन -2P इंटू 2 हो जाएगा -4P। अब लास्टली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स P हो जाएगा +4P एंड +8 विच इज इक्वल टू 2 to 4। चलिए, उसके बाद ये 2P² प्लस था, ये 2P² माइनस का कैंसिल हुआ, 4P माइनस 4P प्लस भी कैंसिल हुआ, और उसके बाद यहाँ पे बचा P³ और ये 8 पॉजिटिव वाला यहाँ पे नेगेटिव में चला जाएगा, सो ये 2 2 4 माइनस 8 बचेगा। सो P³ क्या होगा, 14 माइनस 8 6 एंड देन 1 2। ओके, तो इस तरह से P³ का मतलब आया है। सो P को हमें निकालना है। अब पहले हमें जान लेना चाहिए कि 216 किसका क्यूब है। सो 216 का क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं और वो है 6 का। तो यहाँ पे हमने क्यूब रूट्स निकाले। सो यहाँ पे क्यूब रूट्स हमने निकाले। सो P की वैल्यू 6 आ चुकी है और हमें निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए से जो निकाला है परपेंडिकुलर इसकी लेंथ निकालिए। तो ये है AB और AB है P+2। P+2 मीनिंग 6 + 2, सो 6 + 2 आएगी 8 सेंटीमीटर एंड दैट्स इट। 3 मार्क के लिए था। ओके, उसके बाद which of the following quadratic trinomial have the factors x minus 6 and x plus 4। तो इसके लिए हर एक को फैक्टराइज करना होगा हमें। तो सिंपली हमें फैक्टर ढूंढने हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ही सॉल्व करेंगे। आगे हर एक के फैक्टर फाइंड करते बैठेंगे तो 4 बार हमें फैक्टर फाइंड करने होंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो x टाइम्स x होगा x², देन x टाइम्स 1 होगा प्लस x माइनस 6x माइनस 6। सो ये आएगा x² माइनस 5x माइनस 6। देखिए कहाँ पे है ये x² माइनस 5x माइनस 6, यह है ऑप्शन 3, तो यहाँ पे लिखना है 3। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 107 यूजिंग द एक्सपेंशन फॉर्मूला। चलिए 107 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे। ओके, 100 प्लस 5 प्लस 2। तो A हुआ हमारा 100, B हुआ 5 और C हुआ 2। तो
हमें पता है ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर का मीनिंग होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस ए बी इंटू बी सी इंटू ए सी, या फिर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए होल ब्रैकेट स्क्वायर को हम लिखेंगे, 100 का स्क्वायर होगा 10,000 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 2 इन ब्रैकेट a इंटू बी, a इंटू बी मतलब 100 इंटू 5, सो ये आएगा 500 प्लस b इंटू सी, ये आएगा 10 एंड लास्टली 100 इंटू 2, ये आएगा 200। चलिए देन ये 9, ओके बाद में ही सॉल्व करेंगे हम इसे। ये 10,000 प्लस 25 प्लस 4, ओके 25 प्लस 4 29 लिखेंगे हम, और बाद में 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है वो, सो 2 इंटू इन सब की एडिशन मीनिंग 200, देन 500, 710, 710 को ट्वाइस करेंगे, सो ये हुआ हमारा 10,029 प्लस 2 टाइम्स 710 यानी 1420 आ जाएगा ये। और इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, सो ये 0 प्लस 9 आएगा 9, देन 2 प्लस 2 4, देन 4 प्लस 0 4, 1 प्लस 0 1 एंड 1, जैसे कि वैसे 11,449। So just for confirmation, let me check if it's correct or wrong. 107 times 107 is 11,449, 11,449, so correct है, no problem. So चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। The rectangular plot has length x plus 3. Okay, x plus 3 length है, then उसकी breadth है x minus 2. Then what is the area of the plot? तो first question का आंसर तो सिंपल है भाई, L का मतलब है x plus 3 and B है x minus 2. So area is equal to x plus 3 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पहले प्रॉब्लम का सवाल हो चुका है। देन सेकंड, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू गिव 3 टर्न्स ऑफ द वायर फेंसिंग अराउंड द प्लॉट एज शोन इन द फिगर। अब एक बार अगर इस वायर को लगाना होगा तो हमें पेरीमीटर फाइंड करनी होगी रेक्टेंगल की। अगर 3 बार इसे ऐसा राउंड घुमाना है इस वायर का, तो 3 टाइम्स पेरीमीटर निकालनी पड़ेगी। सो 3 टाइम्स, ये नंबर 2 लिखूंगा मैं, द therefore required wires length equals to 3 times the perimeter of a rectangle, right? So 3 टाइम्स क्यों? क्योंकि हमें 3 बार उसे फेस करना है फॉर 3 टर्न्स, 3 बार ऐसे तार से हमें उसे कंप्लीट करना है या कवर करना है। सो 3 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो 3 जैसे के वैसे रहेगा फिलहाल के लिए। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 टाइम्स द लेंथ इनटू ब्रेड्थ, माने x प्लस 3 प्लस x माइनस 2। देयरफॉर ये 3 जैसे के वैसा, बीच में 2 है, देन x प्लस x हो जाएगा 2x, देन 3 माइनस 2 होगा 1, यानी 3। अब ये 2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, या फिर 3 इंटू 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 6 लूंगा ऐसे, ये 3 इंटू 2 ऐसा समझ में नहीं आता होगा तो फिर
बीच में का ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये 3 जैसे के वैसा, देन 2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऐसा, सो 2 इंटू 2x हो जाएगा 4x प्लस 2 इंटू 1 ये आएगा 2, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस 6। ओके, मीटर, ये जो तार है वो मीटर में दी गई है, ये वायर है मीटर में है शायद, यस मीटर में ही है। सो 12x प्लस 6 मीटर वायर लगेगी उसको 3 राउंड कंप्लीट कराने में। ओके, देन अब देखते हैं दूसरा सवाल, ये 2 मार्क के लिए है। अ स्क्वायर शेप रंगोली इज ड्रॉन इन द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर कोर्टयार्ड विथ साइड यल। तो ये साइड यल यहाँ पे दी जा चुकी है। Then if the area of the remaining space excluding रंगोली, रंगोली को छोड़कर जो रिमेनिंग एरिया ये वाला है, ये वाला राइट, हाँ, तो वो है l plus 1 l minus 1, then find the area of a space where rangoli is shown. Okay, so area of total part जो कि squarish है, area of total part is equal to एरिया फर्स्ट, हम मान लेते हैं एरिया फर्स्ट क्या है, ये पूरा जो है ना, पूरा जो बचा हुआ है इसे हम एरिया फर्स्ट मानते हैं जो कि दिया है, प्लस रंगोली वाला एरिया, और एरिया ऑफ रंगोली ऐसा लिखेंगे हम समझने के लिए। सो टोटल पार्ट क्या है, टोटल पार्ट तो एक स्क्वेरिश है और जिसकी लेंथ l है, सो इसका मतलब हुआ ये हुआ l स्क्वायर, राइट, स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, सो l का स्क्वायर। अब एरिया फर्स्ट मतलब जो बचा हुआ है रंगोली छोड़ के एक्सक्लूडिंग रंगोली, वो है l प्लस 1 एंड l माइनस 1 प्लस एरिया ऑफ रंगोली, एरिया ऑफ रंगोली हमें फाइंड करनी है, सो मैं a ऑफ r ऐसा लिखूंगा। उसके बाद में ये होगा l स्क्वायर इज इक्वल टू l प्लस 1 l माइनस 1 का मतलब होगा l स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये एक्सपेंशन है हमें पता है, राइट, देन प्लस एरिया ऑफ रंगोली। ठीक है, अब ये l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव है दोनों ही साइड पर। ठीक है, उसके बाद ये निगेटिव वाला जो है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, सो एरिया ऑफ रंगोली जो है वो 1 आने वाली है। लेट मी चेक, yes it is a correct answer. So area where rangoli is drawn is 1 square, क्या ये सेंटीमीटर में है, 1 स्क्वायर यूनिट लिखेंगे हम, 1 स्क्वायर यूनिट। ओके, नाउ नेक्स्ट, if x is directly varies as y, then x is equal to 5 and y is equal to 10, then find the constant. कांस्टेंट क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है x अपॉन y, अगर x पहले आएगा तो। सो x का मतलब है 5 एंड y का मतलब है 10, तो ये रेशियो 1:2 होगा, मतलब वॉट एवर द फाइंड द कांस्टेंट है वो हो इक्वल टू हाफ, राइट, ये 1 मार्क के लिए था। सो देन ये भी 1 मार्क के लिए शायद, राइट, टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट इट्स नंबर इन द बॉक्स। फॉर डिगिंग अ वेल, एक वेल क्या बोलते हैं उसे मराठी में बोलेंगे हम, विहीर खोदण्यासाठी 7 वर्कर्स रिक्वायर्ड 10 डेज, 7 वर्कर्स को 10 डेज लगने वाले हैं तो कंप्लीट द सेम वर्क, टू कंप्लीट द सेम वर्क। अब देखिए ये इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल है, और कांस्टेंट जो होता है हमेशा 2 क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्वांटिटीज है 7 एंड 10, सो ये आएगा 70 जो होगी k की वैल्यू, राइट। सो 35 वर्कर्स, अभी क्या करना है हमें, एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स, चूज द करेक्ट चूज करना है हमें पे। 35 थ्री से क्या है, 35 थ्री से तो 70 नहीं आएगा, सो ये रॉन्ग है।
10 इंटू 5 50 आएगा, जो कि 70 के इक्वल नहीं है। 5 एंड 14 ये आएगा 70। 5 टाइम्स 14 या 14 5 जा 70 करेक्ट होगा, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो होगा इनवर्स वेरिएशन में वो k के इक्वल होता है, और जो हमें पता है ऑलरेडी 70 है, तो उसी एग्जाम्पल के लिए जो दो क्वांटिटीज होगी उसका प्रोडक्ट भी 7 ही आने वाला होगा, राइट। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। 4 5 जा 20, क्या यही रिलेशन यहाँ पे है? 6 5 जा 30, अभी वही रिलेशन यहाँ भी आना चाहिए, मतलब 2 5 जा 10। सो 2 5 10, बस हमें यहाँ पे 2 लिखना है, दैट्स इट, 1 मार्क के लिए। कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हो आप, जैसे कि 4 अपॉन 20 इक्वल्स टू 6 अपॉन 30 इज इक्वल टू 2 अपॉन x मानेंगे हम, तो ये आएगा x इक्वल्स टू 2 टाइम्स 30 divided by 6, 6 1 6, 6 5 30, so x meaning 10, therefore x हमारा 10 आया, और 10 is the correct answer for 1 mark. Then there is an inverse variation between intensity I of a light and square of distance that is t between light source and the screen. तो ये क्या है हमें बताना है। I is inversely varies as the square के मतलब d के, तो ये क्या आएगा? I is inversely varies as d square। कहाँ पे है ये यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसा रिलेशन दिखा सकते हो आप, या फिर आगे आंसर लिख सकते हो। देन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ इट्स रेडियस आर, मतलब सी डायरेक्टली वेरीज एज आर, ये आना चाहिए, और ये कहाँ पे है? ये बिल्कुल उसके नीचे ही है। तो इस तरीके से 2 मार्क के लिए से सॉल्व करना था। देन अभी ये बच्चों ने बहुत बार पूछा मुझे कि ये कैसा करना था सर। देखिए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल। ओके, ऑल्टरनेटिव चूज करना है, ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल। 1 2 3 4 5। ओके, चूज द ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए ये है के ए टी ई, कुछ लेंस कुछ कुछ एंगल्स दिए गए हैं, जैसे कि 80 दिया गया है, 80 ओके 80 दिया, जो दिया गया है उसे मैं यहाँ पे ऐसे मार्क करूंगा, कितना दिया है वो मैटर नहीं करेगा। देन टीई है 6.2, टीई 6.2, ओके। देन ई के इज 4, ओके, ई के इज 4, angle m is equal to 62, okay, angle t 62 है, right, t 62। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक तो एंगल ए देना चाहिए, या फिर एंगल एंगल ई देना चाहिए, राइट, क्योंकि 1 2 3 चीजें दी गई है। या तो एंगल ए चाहिए हमें, जैसे कि टी दिया है, तो टी के बगल में के जो दो एंगल्स है उन दोनों में से एडजेसेंट एंगल जो है टी के दो, एक तो ई या फिर ए, इन दोनों में से एक हमें पता होना चाहिए। तो अभी ए तो यहाँ ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें मालूम चाहिए एंगल ई, दैट इज वाई ऑप्शन 4 इज करेक्ट। गिव Give one example of which a quadrilateral cannot be drawn even 5 elements are given। ठीक है, so 5 elements देने के बाद भी वो quadrilateral हमें कंस्ट्रक्ट नहीं करना आना चाहिए, तो ऐसा एग्जाम्पल लिखना है। ओके, ठीक है। इन quadrilateral ए बी सी डी, पहले तो मैं यहाँ पे ए बी सी डी quadrilateral ऐसा निकालूंगा, ए बी सी डी समझने के लिए।
उसमें मैं बताऊंगा एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू अगेन 120 डिग्री, and angle T is equal to 120 plus 70 190 90 to 80, तो 80 डिग्री आएगा ये। ओके, तो देखिए 4 एलिमेंट्स और एक कौन सी भी साइड लूंगा मैं, लाइक ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब ये 5 एलिमेंट्स दिए हैं, मगर ये कौन से भी 5 एलिमेंट्स चलते नहीं है क्वाड्रिलेटरल में कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो स्पेसिफिक एलिमेंट्स ही देने चाहिए, लाइक 3 साइड्स, 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स, ये भी चलेगा, या फिर 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ देना होता है। तो यहाँ पे मैंने 4 एंगल्स दिए हैं। ऑफ कोर्स ये 4 एंगल्स अगर 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 90 डिग्री वाले होते और 2 साइड देनी चाहिए तो वो रेक्टेंगल हो जाता, राइट। वहां पे 2 साइड्स एंड एन एंगल जो कि 90 डिग्री का हो, स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है उसकी कंस्ट्रक्शन की। मगर इस कंस्ट्रक्शन में, मतलब इस एग्जांपल में आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं पाओगे। ओके, सो नाउ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, इजी है। तो सबसे पहले हम क्यूआर को निकालेंगे यहाँ पे ऐसे, उसके बाद यूजिंग प्रोटेक्टर क्या पैरेललोग्राम निकालना है, राइट। तो पी, तो पहले मैं यहाँ पे पी लिखूंगा, देन क्यू, मान लीजिए सॉरी क्यू आर है ये, क्यू आर, और यहाँ पे हम 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, ऑफ कोर्स यूजिंग प्रोटेक्टर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। देन हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये आएगा 135। तो यहाँ पे 135 का ऐसा एंगल हम ड्रॉ करेंगे यूजिंग प्रोटेक्टर, ऑफ कोर्स, राइट। उसके बाद PQ, PQ है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। और ऑपोजिट साइड क्या है उसकी, या अगर P यहाँ पे होगा तो यहाँ पे S होगा कहीं पे, और PQ और SR इक्वली होंगे, मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो R से S की दूरी भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो फिर R और S को हम ज्वाइन करेंगे, ये इक्वल दिखाएंगे, एंड दैट्स इट। 2 मार्क के लिए कंस्ट्रक्शन था। Choose the false statement and write the number in the box. Every square is rectangle. Yes भाई, every square is rectangle होता है, करेक्ट है, हमें false लिखना है, याद रखिए। Every rectangle is parallelogram. Of course, every rectangle is a parallelogram. Every rhombus is square. ना ना ना, अगर ऐसा होता every square is rhombus तो वो सही होता, every rhombus is square is wrong। मतलब कोई भी rhombus square होगा ही, ऐसा हम फिक्स नहीं बता सकते। जैसे कि कोई भी स्क्वायर रोम्बस होता है, ये हम फिक्स बता सकते हैं। तो ये फाल्स स्टेटमेंट है। एवरी स्क्वायर इज पैरेललोग्राम, ये भी सही है। तो गलत वाला हुआ ये, यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट नंबर 3। ओके, देन ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी है। ऑपोजिट एंगल्स जो भी है, एक मार्क के लिए खाली, सो वो इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो 5x - 7 इक्वल्स टू 4x + 25। So 5x - 4x equals to 25 plus 7. 5x - 4x मतलब x is equal to 32 डिग्री, और 32 x की वैल्यू क्या होगी, 32 डिग्री, और बस x की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।